नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर राजनीति रुक नहीं रही। जब से ये फिल्म रिलीज हुई तब से एक तरफ फिल्म की देश दुनिया में तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ फिल्म पर बयानबाजी लगातार जारी है। अब एक बार फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इसी को लेकर के बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर फाइल्स दिखाने से दिल्ली में हिंसा हुई। पवार ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम से भड़काने के लिए कश्मीर फाइल्स को दिखाया गया। तो कोल्हापुर में थे और कोल्हापुर में एक रैली के दौरान पवार ने कहा कि कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म सभी को धार्मिक नफरत भड़काने के लिए दिखाई गई। कोल्हापुर उपचुनाव के दौरान फिल्म कश्मीर फाइल्स बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दिखाई गई। सौभाग्य से कोल्हापुर के लोगों ने इस राजनीति को खारिज किया। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत में जब जम्मू कश्मीर में उग्रवाद तेज हुआ तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार को बीजेपी का समर्थन मिला था। इतना ही नहीं, शरद पवार ने दिल्ली में दंगे को लेकर बयान दिया और कहा कि अमित शाह दिल्ली दंगे रोकने में नाकामयाब रहे। आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा क्या है। एक वेगळं चित्र, माणसामध्ये अंतर आलं। आपण बघितलं गेले काही दिवस देशाची राजधानी दिल्ली, त्या दिल्लीच्या काही भागामध्ये संघर्ष झाला, हल्ले झाले, जाळपोळ झाली। कुणाच्या राज्याच्या ठिकाणी केजरीवाल यांच्या हातामध्ये दिल्लीची सत्ता असेल पण दिल्लीचं गृह खातं त्यांच्या हातामध्ये नाही। दिल्लीचं गृह खातं हे भाजपच्या हातामध्ये, अमित शहाच्या हातामध्ये आणि गृह खात्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांनी ची देशाची राजधानी एका विचारानं एकसंघ राहील याची खबरदारी घ्यायची आवश्यकता होती, पण ते घेऊ शकलं नाही। आणि तुम्हाला हे सांगू इच्छितो, दिल्लीत काही घडलं तर त्याचा संदेश जगामध्ये जातो। शरद पवार ने कश्मीर फाइल्स पर विवादित टिप्पणी की तो जवाब कश्मीर फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिया। उन्होंने शरद पवार को झूठा तक कहा। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया और लिखा कि फिर झूठ, बहुत ही दोगलापन। भारतीय राजनीति में अब तक का सबसे भ्रष्ट राजनेता वास्तविक जीवन में सबसे पाखंडी इंसान भी है। एक बात मुझसे और कश्मीरी हिंदुओं को निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर इसकी विपरीत कहते हैं। पवार साहब कर्म किसी को बख्शता नहीं, ये विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। और ऐसे में आज के सवाल यही है कि कश्मीर फिल्म दिखाई गई तो क्या दिल्ली में हिंसा हुई? सवाल है कि कश्मीरी हिंदुओं का दर्द दिखाने से आखिरकार परेशानी क्यों है और परेशानी किसको है? सवाल यह भी कि शरद पवार हनुमान चालीसा दिखाने पर नरम रहते हैं तो सच दिखाने पर गरम क्यों हो जाते? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज जो खास पैनल हमारे साथ उनका तारुफ कराते हैं। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। एनसीपी से प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं। अतिकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और शाहिद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के। सबसे पहले ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सवाल जानना चाहूंगा आपसे। मुझे बताइए जरा कि एक फिल्म कैसे दंगे भड़का सकती है और कश्मीर फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाने से दिल्ली में कैसे दंगे हो गए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जी। यदि कोई कला क्षेत्र का व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो उसको सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ेगी? यदि मैंने एक अच्छा चित्र बनाया है, मैंने एक अच्छी कविता लिखी है, मैंने एक अच्छी कहानी लिखी है, मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई है, तो उसके बाद समाज मुझे अप्रिशिएट करेगा, समाज मुझे सम्मान देगा या मेरी जान को खतरा हो जाएगा? ये क्यों हुआ? क्योंकि उस फिल्म के माध्यम से उनकी जो नीयत थी वो समाज में विद्वेष की भावना पैदा करना थी। उन्होंने ये नजरिया है ब्रजमोहन जी, ये नजरिया है। और आपको बखूबी याद होगा कि बॉलीवुड की कई फिल्मों पर ऐसे फतवे निकाल दिए गए थे कि आप कलाकार का सिर काट देंगे तो इतने लाख का इनाम, डायरेक्टर का सिर काट देंगे तो इतने लाख का इनाम।
तो मैं आपने मेरा नजरिया ही तो पूछा, जरूरी थोड़ी कि मैं आपके नजरिए से सहमत रहूं। जी। मैं वही बात कह रहा हूं जो मेरे को ठीक लग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ी उनको सुरक्षा देने की? अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, समाज के हित की वो बात कर रहे थे, वो सिर्फ एक तरफा नहीं थे, बल्कि वो पूरी समग्रता के साथ सारी बात को लिख रहे थे। ये अगर दिखाते वो समग्रता के साथ तो निश्चित रूप से उसको एप्रिशिएट किया जाता, लेकिन उन्होंने एक आपने समग्रता का शब्द इस्तेमाल किया सर, मुझे बताइए कि उसमें क्या झूठ दिखाया गया, उसके बाद चलूंगा बाकी पैनलिस्ट के पास। मैंने झूठ का शब्द उपयोग नहीं किया। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपने समग्रता की बात की ना, आपने समग्रता की बात की, मैं जानना चाहता हूं कि जो 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उसकी सच्चाई दिखाई, तो उसमें क्या और चाहिए आपको? पहले आप समग्रता का अर्थ समझिए। समग्रता का मतलब है टोटलिटी में हर पक्ष हर बात। हमारा कहना यह कि उन्होंने समग्रता के साथ इसको प्रस्तुत नहीं किया। निश्चित रूप से वहां पे कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ था और निश्चित रूप से कश्मीरी ब्राह्मण को वहां से निकल के आना पड़ा। कोई अपना घर छोड़ के क्यों आता है जब तक उसके साथ कोई अन्याय ना हो? ये सारी बातें हकीकत है, लेकिन जो उनकी प्रस्तुति थी कला के माध्यम से, जो उन्होंने नफरत पैदा करने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, उसकी हम लोग लगातार आलोचना। सर मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, क्या नफरत फैला दी गई? मैं चाहूंगा सुशील पंडित इस बारे में प्रकाश डालें। सुशील जी बताइए जरा कि अगर नरसंहार हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा, वो सच्चाई दिखा दी गई, तो इसमें परेशानी क्यों होनी चाहिए? और कौन सा वर्ग या कौन सी मानसिकता ऐसी हो सकती है जिनको परेशानी हो रही है? जो लोग इस सच्चाई को ढके रखना चाहते थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि देश के सामने ये सच्चाई आए कि पिछले 70 सालों में देश का सबसे बड़ा जातीय संहार वो कश्मीर में हुआ, हिंदुओं का जातीय संहार हुआ, और ये इस्लाम के नाम पर हुआ। ये वहां आजादी की आड़ लेकर के निजाम मुस्तफा नाफिज करने के लिए हुआ, जो उनके नारों में था। ये नहीं चाहते कि उस समय के जितने भी दल इसमें शामिल थे, इसकी ढकने में, इसको छुपाने में, इस पर लीपापोती करने में, वो उजागर हों। ये नहीं चाहते, क्योंकि देखिए उस समय कांग्रेस और एनसीपी एक ही थी। उस समय की सरकारों में इनके नेता बैठते थे जी, और इनके नेता का क्या रवैया था? मुंबई के धमाकों को देख लीजिए। इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि इन्होंने एक झूठे धमाके की अफवाह उड़ाई थी मुसलमान इलाकों में, ताकि इस बात की पुष्टि ना हो सके कि ये सारा का सारा काम वहां के अंडर, जिसके के ये प्रवक्ता रहते हैं, जिनको के ये। एक सेकंड ब्रजमोहन जी, आपने अपनी बात रखी सर, पूरे पैनल ने बात बैठ के सुनी है सर, और बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी, इस बारे में तो कंट्रोल नहीं करेंगे आप। नहीं तो फिर कश्मीर पे सीमित उन्होंने एक झूठा धमाका उसकी अफवाह फैला दी थी मुंबई धमाकों में 1993 में। तो ये तो झूठ के सौदागर हैं। सीमित रखिए कश्मीर फाइल्स पे, ये प्रोपेगेंडा के सौदागर हैं। कश्मीर फाइल्स पे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, चर्चा सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहेगी ना। चर्चा उस मानसिकता पर सीधा हिट करने के लिए है, झूठ है ना, फिर चर्चा उस सच को साबित करने के लिए है जो सच आप कथित रूप से कह रहे हैं शरद पवार कि कश्मीर फिल्म दिखा दी गई तो दंगे में हिंसा भड़क गई। बस तो मैं बात करता हूं ना, अगर आपने छूट दे दी है किसी भी विषय पे, आप एक एक करके सारी बात रखिएगा सर, और तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उससे पहले संजू श्रीवास्तव का ओपनिंग कमेंट में चाहूंगा। संजू श्रीवास्तव बताइए जरा कि एक फिल्म दिल्ली में कैसे दंगा भड़का रही थी? संजू श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंचनी है मेरी? संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी जी जी। मेरा सवाल मैम ये कि कश्मीर फाइल्स के दिखाने पर दिल्ली में हिंसा कैसे भड़की, इस तथ्य को मैं समझना चाहूंगा। अनंत जी, पहली बात तो ये है कि कश्मीर फाइल्स में जो भी दर्शाया गया वो 100% सच है, और पूरा जो कश्मीर फाइल्स की कहानी का मुख्य बिंदु है वो पुष्कर नाथ पंडित के कैरेक्टर पर निर्धारित है। मुझे बताइए, जस्टिस नीलकंठ गंजू ने मकबूल भट्ट को कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत सुनाई, क्योंकि मकबूल भट्ट ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अमरचंद का सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया था। क्या नीलकंठ गंजू का कत्ल ये झूठ है?
क्या गिरिजा टिक्कू का कत्ल झूठ है? क्या टीकालाल टपलू का कत्ल झूठ है? क्या जस्टिस बीके गंजू का कत्ल झूठ है? क्या 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया? कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, नरसंहार हुआ? क्या ये आप तो ये बताइए कि कश्मीरी पंडित भाइयों को पुनर्वसन कर रही है अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं सर। संजू वर्मा अपनी बात पूरी कर ले, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। अतीकुर रहमान जी, संजू वर्मा अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूं सर। अनइंटरप्टेड वक्त आपके पास रहेगा, अनइंटरप्टेड वक्त आपके पास रहेगा सर। क्यों प्रॉफिटिंग कर रही है फिल्म के ऊपर? कश्मीरी पंडित भाइयों का पुनर्वसन कब हो रहा है? आनंद जी, ये क्या तरीका है डिबेट का? अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर है सर, आप शांति तो बनाए रखिए कम से कम। आपको पूरा वक्त मैं दूंगा सर। संजू वर्मा अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा अपनी बात रखने के लिए। आपके विचार को मैं आधे में रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले बाकी लोग पूरा कर ले सर, उसके बाद मैं जब आऊंगा आप पूरा बोलिएगा। संजू जी। अनंत जी, सबसे अहम बात जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, 25 जनवरी 1990, ये बात सुशील पंडित कई बार कह चुके हैं जी। यासिन मलिक ने 40 राउंड की गन फायरिंग की, जिसके तहत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मार दिया गया, कॉर्पोरल उदय शंकर को मौत के घाट उतार दिया गया, कॉर्पोरल डीवी सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के 10 ब्रेवहार्ट 10 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुझे बताइए, जो इंडियन एयरफोर्स के लोगों को आपने मारा, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा, ये बात भी कश्मीर फाइल्स दर्शाती है? क्या ये झूठ है? क्या ये हिंसा हुई नहीं थी 25 जनवरी 1990 को? अतीकुर रहमान जो बैठकर यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरिया स्थापित करना चाहते हैं। इनकी फिलॉसफी है गजवाए हिंद, पर इनको याद दिला दूं, भारत संविधान के हिसाब से चलता है। गजवाए हिंद बनाने की आप लाखों बिल्कुल ठीक बात है। अतीकुर रहमान मुझे बताइए सर, अतीकुर रहमान मुझे बताइए कि जब मतलूब हो जो करौली हिंसा का आरोपी है, असलम हो अंसार हो, जो लोग आरोपी बनाए गए हिंसा में, इन लोगों ने क्या कश्मीर फाइल्स देखी थी? क्या इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया क्या? आनंद जी, मैं पहले मोटी सी बात कर दूं, उसमें गजवाए हिंद का भी मैं जवाब दे दूंगा। मोटी सी बात ये है, शरद पवार ने जिस तरफ इशारा किया है, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि ना ही दिल्ली वायलेंस को, ना ही हिजाब की कंट्रोवर्सी को, ना ही बीच में जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने मंदिरों के आसपास जो मुसलमान व्यापारियों को व्यापार करने से मना किया, ये सारी चीजों को आइसोलेशन में देखना हमारी बेवकूफी होगी। ये पूरा के पूरा टूल किट जो तैयार किया है, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर 50 साल से सर, पार्टियों की विचारधारा क्या है अतीकुर रहमान साहब, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। कौन सी पार्टी कैसे पॉलिटिकल एजेंडा अपना तय कर रही है या क्या टूलकिट बना रही है, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना सिर्फ इस बात से है कि 90 के दशक में जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, 32 साल खामोशी रही। 32 साल के बाद एक डायरेक्टर ने आके उस पर फिल्म बना दी गई, तो उस पर आप तोहमत गढ़ रहे हैं कि आपकी फिल्म की वजह से फला जगह हिंसा भड़क गई, दंगे हो गए। 32 साल में क्या दंगे नहीं हुए क्या कोई? ये आनंद जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फिर पॉइंट तो इसी बात को करना है हम लोगों को। फिल्म बनाने से, प्रधानमंत्री के फिल्म को प्रमोट करने से, फिल्म का टैक्स माफ करने से क्या कश्मीर पंडित भाइयों को इंसाफ मिल जाएगा? मिल गया। 8 साल में अगर हकीकत में आप सीरियस होते कश्मीरी पंडितों को लेकर, तो उनका पुनर्वसन अभी तक हो गया होता। मोदी सरकार के द्वारा क्यों नहीं हुआ? अतीकुर रहमान साहब, कितने लोगों का पुनर्वास हुआ, उसका जवाब संजू वर्मा जी देंगे। कश्मीरी हिंदुओं के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या क्या लागू किए गए, उसके जवाब संजू वर्मा जी देंगे। 2014 के बाद क्या हुआ? मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि दंगों के लिए एक फिल्म पर तोहमत क्यों लगाई जा रही है? प्रोफेसर कपिल कुमार, आप बताइए जरा सर मुझे इस बारे में कि क्या एक फिल्म के अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि वो किसी को दंगे के लिए भड़का दे? लोगों का अपना विवेक काम नहीं करता, और कौन सा झूठ दिखाया गया उसमें जो उस फिल्म को भड़काऊ बता दें? देखी क्या? कपिल कुमार जी, क्लोव ऑयल दे देना, क्लोव ऑयल। आनंद जी, मेरी बारी आएगी या नहीं आएगी? जी सर, आप ही की बारी है, सवाल मेरा आप ही से है सर।
जी देखिए, मेरे को आज एक बात पे बड़ी शर्म आ रही है कि आज जहांगीरपुरी के अंदर दोनों कम्युनिटीज ने मिलकर के जलूस निकाला है एकता का और शांति का जी, और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हिंदुस्तान के झंडे लेकर के जलूस निकाला है। क्या उस जलूस को, उस एकता को देख करके शरद पवार को इतनी तकलीफ हो गई कि फिर भड़काने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स की वजह से वहां पे दंगा हुआ? मुझे एक बात का जवाब दे, भिवंडी में दंगे हुए थे, कौन सी फिल्म में करवाए थे? मुंबई में कौन सी फिल्म में करवाए थे? कसम ने हमला किया था मुंबई पे, कौन सी फिल्म ने करवाया था? दाऊद को भगाया गया था मुंबई से, कौन सी फिल्म देख करके भगाया गया था? अरे भैया मेरे, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ। इस देश को बांटने से बड़ी बड़ी चीजें ला करके हमेशा बांटने की ही बात कर ली। मैं आज एक्सपेक्ट करता था शरद पवार जैसे नेता से, इतने बड़े नेता हैं, वो ये कहते कि कश्मीर फाइल्स देख के हमें दुख हुआ और इसको देखने के बाद में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो और दोनों कौमें एक होकर के चले। ऐसा बयान नहीं था। आपने उनके बयान को पूरा सुना ही नहीं, वो राजनीति को नहीं सूट करता। आपने पूरा बयान उनका सुना ही नहीं है। आधी अधूरी बयान पे आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मिस्टर ब्रिजमोहन जी, भाई इन्हें रुकवा दीजिए। सर आपने पूरी बात सुनी नहीं है। ब्रिजमोहन जी पूरी बात भी सुनवा दीजिएगा आप सर, अगर आप पूरी बात बताना चाहते हैं वो बता दीजिएगा, लेकिन भाषण का जो अंश महत्वपूर्ण है उसी अंश को हाईलाइट किया हम लोगों ने। कपिल कुमार जी की बात आप पूरी करेंगे, उसके बाद में सीधा ब्रिजमोहन जी आपके पास में आ रहा हूं। जी देखिए, ये लोग अपनी सियासत हमेशा हिंदू मुसलमान को बांट के करते आए हैं और जितने उदाहरण आप कांग्रेस के कहेंगे मैं आपको सन 47 से दे दूंगा और उससे पहले से दे दूंगा, इतिहास से। और जहां हिंदू मुस्लिम एक होने लगता है, इन लोगों के होश उड़ जाते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं कि एक क्यों नहीं हुए, एक कैसे हो रहे हिंदू मुस्लिम? आपने देखा नहीं कि किसी ने योगी को वोट डाल दी यूपी के अंदर, तो उसका क्या हाल किया जी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये खाई बनी रहे। हम चाहते हैं कि खाई पार्टी जाए जी, लेकिन इनकी राजनीति सेकने के लिए जो है, इनको अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इनको इस खाई को बढ़ाना है। यही बिंदु है सर, इसी बिंदु को लेकर के शाहिद अली मैं आपके पास में आ रहा हूं। मुझे बताइए जरा कि क्यों ना कहा जाए कि ऐसे बयान शरद पवार या एनसीपी के पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करते हैं, इसलिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये बयान एक बड़ा रीजन है कि आप लोगों के बीच में खाई पैदा करते हैं। अनंत जी, मैं आपको थोड़ा सा 10 दिन पहले लेके चलता हूं। 15 दिन पहले खारगांव में एक दंगा हुआ था जी। खारगांव में कपिल मिश्रा जी वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पर जो स्पीच दी, जो लोगों को भड़काया, उसमें यह कहा कि हर जगह कश्मीर फाइल बना देंगे इन मुसलमानों को अगर आपने घर में घुस कर नहीं मारा तो। जी, ये जो मानसिकता बनी कश्मीर फाइल दिखाने के बाद, वहां पर एक जुल्म हुआ हिंदू पंडितों के ऊपर कश्मीर के अंदर, तो क्या हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों ने किया वो? तो बाकी मुसलमानों के खिलाफ जो एक माहौल बनाया गया कि साहब देखिए मुसलमान इतने खराब होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं। सुनिए अनंत जी, सुनिए अनंत जी, सुनिए पूरी बात सुनिए। जी जी बताइए। ये पूरा माहौल बनाया गया, तो ये नफरत तो यहीं से फैलाई गई ना। हमें मुरादाबाद फाइल्स भी बनानी चाहिए क्या? हमें भागलपुर फाइल्स भी बनानी चाहिए क्या? हमें हाशिमपुरा मलियाना फाइल्स भी बनानी चाहिए क्या? नफरत की चीजों को देखिए, आज जहांगीरपुरी में एक बहुत अच्छी बात हुई, हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकली। ये चीजें सौहार्द की बातें होनी चाहिए, लेकिन आपने डिबेट उस पर नहीं करवा करके हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हुई, आप डिबेट। शाहिद अली साहब, हमारे 2 रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। जो पूरी तिरंगा यात्रा जो निकाली गई ना सर, पूरी तिरंगा यात्रा जो निकाली गई, उसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक की एक एक तस्वीर हमने दिखाई है। लोगों ने जो वहां पर अपने बयान दिए, जो टिप्पणी की, वो लोगों को लाइव हम लोगों ने दिखाई है। तो ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं दिखाई गई। अनंत जी, आपके चैनल में डेमोक्रेसी है, मुझे बोलने देंगे प्लीज? बिल्कुल सर, आपने तिरंगा यात्रा का जिक्र किया कि नहीं दिखाया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दिखाया गया है। या बोलिए अपना माइक सेट कर लीजिए, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन नहीं, बताइए ना सर, बताइए। सुन तो लीजिए, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उसको सुन तो लीजिए। तो शरद पवार जी का ये कहना कि साहब कश्मीर फाइल से पहले, हाँ मैं इस बात को एंडोर्स करता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है कश्मीर का नाम लेकर, कि जैसे कश्मीर के वो आतंकवादी तमाम मुसलमान इसी तरह के हैं, तो बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान भी ऐसे ही हैं, इस तरह से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, और उसके पीछे की वजह है, उसके पीछे की वजह कि मैं किसी एक इंसान से ऐसा नहीं मिला जिसने कश्मीर फाइल्स देखकर यह कह दिया हो कि देश भर के मुसलमान ऐसे हैं।
सुबह से आप लेकर नहीं के शाम मिले। तक हजारों लोगों से मैं मिलता हूं, मेरी नजर में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिसने कश्मीर फाइल देखकर ये कह दिया हो कि देश का मुसलमान ऐसा है। आप दिखाइए जरा कपिल मिश्रा की स्पीच दिखाइए खारगोन की। मैं कह रहा हूं कपिल मिश्रा की स्पीच से आपको दिक्कत है, शाहिद अली जाइए उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कीजिए, कोर्ट में केस लेकर जाइए, कपिल मिश्रा को आप जवाब तय कीजिए, उसमें मेरा रोकना टोकना कुछ नहीं है। लगा रहे हैं मस्जिदों में झंडा फहराने की जो कवायद चल रही है, वो यही तो भड़काया जा रहा है कि मुसलमान को अगर आपने नहीं रोका तो इस तरह का सब जगह कर देंगे, इनको रोकिए। शायद जो बुलडोजर राजनीति आज चल रही है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, जो मस्जिद पर झंडा फहराने की बात है बहुत पुरानी बात है, बिहार की तस्वीरें हैं वो और महीनों पुरानी है, वो कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने से पहले की तस्वीरें हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं। तो प्रोपोगेंडा ऐसे ही फैलाया जाता है। लेकिन मेरा सवाल सुशील पंडित जी आपसे, उसके बाद ब्रजमोहन जी के पास में आ रहा हूं कि ऐसा है क्या एक सेकंड हो, कि फिल्म के सहारे कि आपने दिखा दिया कि मैसेकर कितना हुआ, नरसंहार क्या हुआ 90 के दशक में कश्मीर हिंदुओं के ऊपर, उसे देखकर लोग आए और देश भर के मुसलमानों को दोषी मानने लगे। सुशील जी, आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, जब कश्मीर में मुसलमान जैश ए मोहम्मद के नाम पर एक तंजीम चलाते हैं, जब पाकिस्तान से लश्कर तैयबा आता है, जब हिजबुल मुजाहिदीन बनते हैं और निजाम मुस्तफा के नाम पर वहां के हिंदुओं को, मुट्ठी भर हिंदुओं को मारकर भगाया जाता है, तो देश की कितनी मस्जिदों से कितने मौलवी, कितने मुसलमान निकल करके फतवे देते हैं कि ये इस्लाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वीपी सिंह साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कितने आए वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी से, आज पूरी तरह से अपने आप की कवायद चला रही है। हम यहाँ के बिल्कुल वो है, हम यहाँ के एजेंट हैं। ये जो हिंदू धर्म के एजेंट बने हुए हैं, ये कितने आए, सरकार छोड़ी क्या उन्होंने इस बात पर? आप उन आतंकवादियों के लिए बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? आप उन आतंकवादियों के लिए बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? चंद आतंकवादियों के लिए जो आपके मुताबिक पाकिस्तान से आए, उनके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? ये कहां की कवायद है? शाहिद अली एक सेकंड, मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं सर। शाहिद अली एक बात समझने की जरूरत है। देखिए, इसी थिन लाइन को हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। ये डिबेट जो है, डिस्कशन जो है, ये हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है। ये डिबेट दो समुदाय के बीच में लड़ाई के लिए नहीं है। ये डिबेट, ये डिस्कशन उस चीज के लिए है जो शरद पवार ने आज कहा है, जो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स देख करके दिल्ली हिंसा हो गई है। जो जहांगीरपुरी में लोग रहते हैं, जिन लोगों ने आज यात्रा निकाली, क्या उनमें से किसी ने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी होगी क्या? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? शाहिद अली, जिन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, अतीकुर रहमान, मैं चाहूंगा जवाब दे इस बात का कि अगर ऐसा है तो आज जिन लोगों ने जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें से किसी ने फिल्म नहीं देखी होगी क्या? फिल्म देखने के बाद वो कैसे फिर राजी हो गए अगर शरद पवार सही है कि तिरंगा यात्रा निकाल ली जाए? ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को घुमाया जाता है चुनावों में, तब इनके मुंह पर ताले होते हैं, तब ये नहीं कहते कि इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। इनके ऊपर जी, ये किसके लिए कह रही है? हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। यही तो भड़काना होता है, यही तो भड़काना होता है। सौहार्द की बातें करिए, आप उनके लिए बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी मानसिकता को सही करिए सर, अपनी मानसिकता को सही करिए। हिंदुस्तान को ताकतवर बनने दीजिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ने दीजिए, हिंदुस्तान को एक एक करके। एक सेकंड, शाहिद अली में लौट रहा हूँ। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। शाहिद अली में लौट रहा हूँ आपके पास। मत बांटिए हिंदुस्तान। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान जी, सुशील जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जब आतंकवाद अपनी कूच पर होता है कश्मीर में, तो बाकी हिंदुस्तान के इलाकों में मस्जिद का ऐलान होता है कि इस्लाम नहीं है। आपने कैसे जान लिया कि नहीं होता है? और आपने कब पूछी? भारत सरकार ने कब नहीं सुना? मैंने इसको साबित करने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, आपकी गलती है ना? नहीं सुना, आपकी गलती है ना? लिखने वाला आदमी हूँ, जानने वाला आदमी हूँ। अब देखिए, आप बोलने नहीं देते, मैं काम पे तेल डाल के नहीं बैठता चाह रहे, आप हकीकत सुनना नहीं चाहते, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। सुशील जी धन्यवाद, मेरी बात किया। मैं तो उसी बीज की पैदावार हूँ। क्या हमको बताया गया कि कश्मीर का आतंकवाद एक्रॉस द बॉर्डर आतंकवाद है, जिससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है? और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, 1966 के अंदर यूएन के अंदर डॉक्टर रफीक जकरिया, अतीकुर रहमान, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अतीकुर रहमान, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में सीधा संजू वर्मा की बात जा रहा हूँ। संजू वर्मा बताइए जरा कि अगर अतीकुर रहमान मैं लौट रहा हूँ के पास। अतीकुर रहमान, हकीकत को रोक दिया सामने आने से। हाँ, आपने हकीकत को रोक दिया सामने आने से। नहीं, हमने कोई रोका नहीं हकीकत को सर। संजू वर्मा, मुझे जरा बताइए जरा कि अगर आज की तारीख में अतीकुर रहमान ये कह रहे हैं भाई कि हमें किसने भड़का दिया,
हम तो नहीं भड़के, यह देश का एक बहुसंख्यक मुसलमान ऐसा है जो उस फिल्म से नहीं भड़क गया, तो शरद पवार ये बातें फिर किस मुद्दे कह रहे हैं? अतीकुर रहमान, मैं आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अगला सवाल मेरा आप ही से होगा। संजू वर्मा। आनंद जी, प्रॉब्लम कश्मीर फाइल्स ने जो सच्चाई दिखाई है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट कट्टरपंथी हैं, उनको इससे दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत ये है कि भाई आज इतने दशकों के बाद जो हिंदू सर नीचे झुकाकर कहता था ठीक है भाई, रामनवमी में भी आप हम पर अत्याचार कर लो, हम चुप बैठेंगे, हनुमान जयंती पर भी अत्याचार कर लो, हम चुप बैठेंगे, आप हमको दिन में 5 बार आजान सुनाओ 365 दिन साल के, पर हम यदि एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर से, आप हम पर दबंगाई का इल्जाम लगाओगे, फिर भी हम चुप बैठेंगे। प्रॉब्लम ये है, अब हिंदू कहता है हम चुप नहीं बैठने वाले। ये क्या कह रहे हैं? कितने हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रही है संजू बहन, वाह भाई, बधाई संजू बहन, बधाई हो, बहुत अच्छी भाषा का उपयोग कर रही हैं आप। ही हिंदुओं का भी है ये देश। भारत सरकार ने कल एडवाइजरी जारी की है चैनल पे, चर्चा का क्या स्तर होना चाहिए। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, समझ लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार करना और फिर सोचना कि हम चुप बैठेंगे, ये नहीं होने वाला। मुझे एक बात बताइए, यासिन मलिक ने बीबीसी हार्ड टॉक पर कत्लेआम के 20 सालों बाद कहा, जी हाँ, जस्टिस गंजू को मैंने बातों को नहीं रोकेंगे, ये चल रही है भारतीय जनता पार्टी का भय नहीं। जस्टिस गंजू हम एक सेकंड संजू वर्मा जी, धार्मिक उन्माद की बातें नहीं हो, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलेगा। कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है, या किसने जुल्म किया, किस पर जुल्म हुआ, ये तय करने का अधिकार कानून को है। हम डिबेट में बात तय नहीं करेंगे। मैं वापस उसी चर्चा को लेकर के आऊंगा। भारत सरकार कैसे याद आ रही है? नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए संजू वर्मा, लेकिन ये बातें नहीं कि हिंदू चुप नहीं बैठेगा या मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, ये सब बातें की कोई जगह नहीं है मैम। आपको भारत सरकार याद कहां से आ रही है आज? क्यों नहीं आएगी यार? मेरी सरकार है, उससे अगर कोई कानून बनाया उसका अगर कोई उल्लंघन करेगा मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। आप तो उठा नहीं सकते। आपका तो संविधान में विश्वास ही नहीं है। एक भी आप में से एक भी आदमी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। एक सेकंड ब्रजमोहन जी, प्रोफेसर कपिल कुमार, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप दोनों सम्मानित लोग हैं, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो सर बेहतर बात होगी। सब लोग अपनी अपनी बातें पूरी तरीके से कर पाएंगे। संजू वर्मा, संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चलूंगा बाकी मेहमानों के पास में। ठीक है, मैं भी सीधा मुद्दे पर आती हूँ जी। आप पिछले अनंत जी, आप पिछले 3-4 हफ्तों की घटनाओं पर गौर फरमाइए। करौली में हिंसा हुई क्योंकि हिंदू शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, वहां पर मुख्य आरोपी कौन है? मतलूब अहमद। गोरखनाथ मंदिर पर हिंसा हुई जहां हमारे जो सेना के सीआरपीएफ के जवान हैं उन पर आक्रमण हुआ, कौन था मुख्य आरोपी? मोहम्मद मुर्तजा। एक मिनट भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपके पास आऊंगा ब्रजमोहन जी, संजू वर्मा के पास में सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी तक 32 साधुओं की हत्या की गई है। पिछले 5 साल में 32 साधुओं की, और 4 साधुओं की हत्या हुई है कर्नाटक में। आज तक एक भी ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, देखिए सुनिए, एक बात को समझने की जरूरत है सर कि यहाँ पर धर्म को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ना मंशा है। यहाँ पर अगर कोई अपराधी किसी धर्म विशेष से है तो उसको धर्म को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ना हमारी मंशा है। मेरा सवाल सिर्फ शरद पवार को लेकर है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, और आप शरद पवार के उस वक्तव्य पर मुझे जवाब दे दीजिए। ब्रजमोहन जी, मुझे शरद पवार के उस वक्तव्य पर जवाब दे दीजिए कि जो कह रहे कश्मीरी फाइल्स देकर के दिल्ली में हिंसा भड़क गई है, कैसे भाई? अभी सुशील पंडित साहब बात कर रहे थे, मैं सुशील पंडित साहब से पूछना चाहता हूं सर, पहले आप शरद पवार के वक्तव्य पर मुझे जवाब दे दीजिए। ब्रजमोहन जी, पहले आप शरद पवार की बातों का मुझे जवाब दे दीजिए। कश्मीर फाइल्स देख करके जिसमें बताया गया कि 90 के दशक में कैसे नरसंहार हुआ, लोग कैसे भड़क गए। और खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन में 40 किलोमीटर दूर जब कपिल मिश्रा जी ने वहां पर आके कश्मीरी फिल्म की बात की, उसके बाद वहां पे हिंसा हुई है। प्रूफ है ये। आप कह रहे कैसे हुई हिंसा? अब मैं बताता हूं सर, आपने अपनी बात की,
आपने अपनी बात की। प्रोफेसर कपिल कुमार मुझे बताइए, मेरे संज्ञान में हो सकता है ना हो, क्या किसी हिंसा की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दी कि भाई फला व्यक्ति ने दंगा भड़काया, ये मतलूब ने दंगा भड़काया, असलम ने दंगा भड़काया, अंसार दंगे में पाया गया क्योंकि इन लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी थी? आप लोगों ने फील्ड रिपोर्टिंग बंद कर दिया, इसका मतलब थोड़ी क्या वो होती है सर, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम लोगों को। प्रोफेसर कपिल कुमार बताइए जरा, किसी एक रिपोर्ट में ऐसा है क्या सर? हकीकत बयान कर रहा हूँ, हकीकत आप सुनना नहीं चाहते, जैसी हकीकत बोला जाए आपको तकलीफ होने लगती है आप लोगों को। तो कोई इवेंट हुए पहले ही ये रिपोर्ट दर्ज करके लोगों को अरेस्ट करते, झूठ है उसके ऊपर। ये अच्छा, तो जिग्नेश मेवानी को थोड़ा संयम, ब्रजमोहन जी थोड़ा संयम, सबके बीच में नहीं बोल सकते ना सर, मोनोलॉग नहीं है ना सर। आपके पास वक्त था, आपने अपनी बात बोली, मैं लौटूंगा आपकी बात, आप फिर अपनी बात बोलिएगा सर। आज ये चैनल पे भारत सरकार को याद कर रहे हैं, और जब हम संविधान में विश्वास करते हैं, हमने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा है, आप लोगों ने नहीं लड़ा, इसलिए आपकी संविधान में आस्था नहीं है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी 2 मिनट के लिए संयम रखिए सर, बाकी लोग भी हैं। सीबीआई पे इनको भारत के हिंदू के साथ कुछ हो जाए जी, तो अपनी वोट बनाने के लिए इन्हें बड़ी तकलीफ ये आ गए हिंदू मुसलमान तकलीफ। भाई साहब रोकिए, हिंदू जो है चैनल डायरेक्शन के अगेंस्ट है, एडवाइजरी के खिलाफ बोल रहे हैं। श्रीवास्तव साहब एक बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, आज 15वीं शताब्दी नहीं है जो जयचंद जैसे गद्दारों को हिंदू टॉलरेट कर लेंगे, ये भी समझ लीजिए आप। आज 1947 नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, शताब्दी नहीं है बिल्कुल उस समय के। और अगर उस समय के आप हिंदू पे प्रहार करेंगे, मैं नहीं चाहता कि प्रहार हो, मैं चाहता हूं एकता हो, लेकिन ये वन साइडेड नहीं चलेगा। और अगर आप इस तरीके एकता होनी चाहिए सर, धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, लेकिन सुशील पंडित फिर वही सवाल आता है, 1 अरब 10 करोड़ फिर वही सवाल आता है कि जब लाउड स्पीकर पर विवाद आता है तो शरद पवार खामोश रहते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपके साथ रोक रहा हूं सर आपको, और मेरा सवाल सुशील पंडित जी से है। सुशील पंडित जी 18 राज्यों में है, आप बताइए किस राज्य में माइक बंद हुआ? सर मुझे ब्रजमोहन जी मजबूरन आपकी ऑडियो से डिप्रानी पड़ेगी, अलीगढ़ में क्या क्योंकि बाकी लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये बताओ तो। गलत बात कैसे एक्सेप्ट की जाएगी भाई साहब, आप बताइए मुझे। कुछ भी गलत बात बोल देंगे उसको मान लिया जाएगा? 18 राज्यों की बात बताइए, क्या 18 राज्यों में माइक पर? एक सेकंड, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर कपिल कुमार, दोनों के पास में रहा। सुशील पंडित, मेरा सवाल ये कि जब लाउड स्पीकर की बात होती है तो शरद पवार खामोश रहते हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात एक सांसद और विधायक करते हैं, भूल जाइए उनका नाम क्या है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो कि इस धर्म विशेष में विश्वास करते हैं, वो बात करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने की, उन पर राजद्रोह का केस लगाकर अंदर बंद कर दिया जाता है, शरद पवार चुप रहते हैं। लेकिन एक फिल्म दिखाई जाती है जो 32 साल पहले की सच्चाई को उजागर कर रही है, उनको लगता है वो दंगा भड़का रही है। देखिए, यही शरद पवार जिस प्रधानमंत्री की सरकार में 10 साल रहे, उस प्रधानमंत्री ने यासीन मलिक को अपने घर नाश्ते पर बुलाया। ठीक बात। तब शरद पवार के मुंह पर एक बड़ा सा ताला लग गया था। ये वो यासीन मलिक है जो सर से पांव तक हमारे खून में सना हुआ है। ये वो शरद पवार है जिसने तब एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर को और उसके 4 साथियों को मारा था। ये वो यासीन मलिक है जो जिम्मेदार है हमारे नस्लकुशी के लिए कश्मीर में। तब तो इनके मुंह पर ताले थे, तब इनका प्रधानमंत्री इनको घर चाय नाश्ते पर बुलाता था, इनकी आंखें मुंद जाती थी, ये बहरे हो जाते थे। आज इनको फिल्म पर आपत्ति चल रही है, पूरा मुल्क ही इनकी नाक से नीचे दाऊद की फंडिंग से फिल्में बनाता है, तब इनके मुंह पर ताले होते हैं। आईएसआई की कारगुजारियों पर इनके मुंह पर ताले होते हैं। सुशील पंडित साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक सेकंड ब्रजमोहन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए जरा। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी 1040 पेज की, माई लाइफ माई कंट्री। उन्होंने कहीं एक शब्द भी इस जेनोसाइड के बारे में लिखा है क्या? एक शब्द भी? अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर आप ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं सवाल आपसे शरद पवार के बारे में कर रहा हूँ, आप किताबों की बातों में चले गए। सर मेरा सवाल सिर्फ ये है ना, आपने पढ़ा क्या उसको? मुझे बताइए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, बिट्टा कराटे यासीन मलिक किसी के पोस्टर बॉय तो नहीं हो सकते ना जो संविधान में विश्वास करता है। उस समय कैबिनेट में थे और सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वीपी सिंह की सरकार को। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसको मेंशन क्यों नहीं किया? बताइए ना, बात आपकी शरद पवार के स्टेटमेंट। आप कंडेम करिए अडवाणी जी को, चलिए अगर ऐसी बात है तो अडवाणी जी को कंडेम करिए, आइए करें अपन कंडेम।
और अडवाणी जी को कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस तथ्य को क्यों छुपाया? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, जब सवाल आपसे पूछा जाए तो आप किसी और के ऊपर सवाल दाग दीजिए। 84 से 89 तक वहां पर सीएम कौन था, आप फिर खामोशी के साथ जाएंगे। कैसे गवर्नर जगमोहन ने 80 के दशक की शुरुआत से घाटी में हालात खराब होने की तस्दीक लगातार केंद्र में की थी, कैसे राजीव गांधी से की थी और एक्शन नहीं लिया गया, फिर आपसे सवाल पूछेंगे, फिर आप खामोशी रह जाएंगे। सर नाम तो ले दीजिए, आज के पक्ष में रहते हैं सर, और मेरा सवाल सीधा अतीकुर रहमान साहब आपसे है। अटल बिहारी वाजपेयी सपोर्ट दे रहे थे। एक सेकंड ब्रजमोहन जी, थोड़ा शांत रहिए सर, आप थोड़ा शांत रहिए। सरकार कार्यकाल किसका था, मैं तारीख के साथ आ जाऊंगा और पूछने के लिए आपसे, मैं तारीख ब तारीख करके पूछ लूंगा आपसे, मुझे बता दीजिएगा। कश्मीरी पंडितों के लिए 14 साल में क्या किया? मैं वापस लौट रहा हूं सर अपने तमाम मेहमानों के पास। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, वो रिपोर्ट ये कि नवनीत राणा और रवि राणा का जो कोविड टेस्ट किया गया था, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी। अभी तक जो ये बात थी कि नवनीत राणा को अभी तक थाने में रखा जाएगा, अब उनको तय हो चुका कि उनको भायखला जेल भेजा जाएगा। रवि राणा जो उनके पति हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनको तलोजा जेल भेजा जाएगा। कोर्ट में जब ये मामला गया था तो कोर्ट की तरफ से दोनों को, राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की बात कही गई थी, और अब हिरासत से पहले, जेल भेजे जाने से पहले दोनों का कोविड टेस्ट किया गया था। कोविड टेस्ट दोनों का नेगेटिव आया है। सांता क्रूज थाने से अब दोनों को जेल भेजा जाएगा, दोनों की जेल अलग अलग, जिसमें नवनीत राणा को भायखला जेल और रवि राणा को तलोजा जेल भेजे जाने की बात अब पुष्ट हो चुकी है कि दोनों को आज ही जेल में भेजा जाएगा। अब तक दोनों सांता क्रूज थाने में थे, सांता क्रूज थाने से दोनों को जेल भेजा जाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राणा दंपति है। अतीकुर रहमान साहब, जो लगातार बात चल रही थी, मुझे बताइए सर कि बिट्टा कराटे हो, यासीन मलिक हो, ये किसी के पोस्टर बॉय तो नहीं हो सकता ना, खासतौर पर उस व्यक्ति के जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, हाँ या ना सर? जी बिल्कुल अनंत जी, देखिए ठीक है, अब इस सवाल को सर मैं आगे कंटिन्यू कर लूं, उसके बाद अपना जवाब दे दीजिएगा कि अगर इस देश के संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इन दोनों को पोस्टर बॉय नहीं मानता है, तो फिर कैसे कश्मीर फाइल्स देखने के बाद वो भड़क जाएगा? जी मैं बता रहा हूं, देखिए आनंद जी, जितने भी इल्जाम लगाए हैं वर्मा जी ने और सुशील कुमार, यहाँ पर सुशील पंडित जी, यहाँ पर डिबेट खत्म होने से पहले उनका सामने आ जाता है, लेकिन आप हमको सफाई का मौका नहीं देते। संजू वर्मा जी ने डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम या इस्लाम पे हमला किया, उन्होंने गजवाए हिंद का नाम लिया, उन्होंने नाम लिया दारुल हराम दारुल अमन का, लेकिन आप हमको जवाब नहीं देंगे। आप जवाब दीजिए सर, बीच में एक लाइन में ऐड कर देता हूं, जवाब दीजिएगा कि उन तमाम नारों का जिक्र था जो 90 के दशक में घाटी में लगाए जा रहे थे, बाकी आप जवाब दे दीजिए। बनकर आइए, छोटा सा जवाब है। इस तरह से गजवा हिंद की हमेशा से खड़ा फुर्ती है संजू वर्मा जी, तो सुन लीजिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद के सामने ये बात आई कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कोई लश्कर भेजा जाना चाहिए, तो पता है प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, कहा था कि हिंद की तरफ से मुझे ठंडी हवाएं आती है। हजरत अली ने भी यही कहा था, और अल्लामा अकबर ने अपने एक शेर के अंदर इसको दर्शाया है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। कहा गया आपका गजवाइन, जरा ये प्रोपेगेंडा बंद करिए। ठीक है, अब आपके जवाब के बाद संजू वर्मा से मैं जवाब ले लेता हूं, वो जवाब देना चाह रही है। संजू वर्मा जी। अनंत जी, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहते, पर सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताइए अतीकुर रहमान जी, जब आपकी बारी आएगी आप जवाब देना, क्या मतलूब अहमद एक कट्टरपंथी है या नहीं? करौली दंगों का मुख्य आरोपी, गोरखनाथ टेंपल पर आक्रमण का मुख्य आरोपी मोहम्मद मुर्तजा, क्या वो एक रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी है या नहीं? मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी, क्या वो एक रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी है या नहीं? संजू वर्मा की बात भूल जाइए। यूनाइटेड नेशंस की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है 9 आउट ऑफ टॉप 10 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड हैव अ मुस्लिम डीएनए। ये मैं नहीं कह रही, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता रही है। तो आप मुझे बताइए, लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जमात उद दावा, जैशे मोहम्मद, इनका डीएनए क्या है? इनका डीएनए रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी डीएनए है। इस बात से क्या आप इंकार कर सकते हैं? आनंद जी, छोटा सा रहमान जी, उसके बाद शाहिद अली के पास जाऊंगा मैं। जी,
धन्यवाद। संजीव वर्मा, जितना भी आपने नाम लिया आईसिस से लेकर आतंकवाद का और जितना भी रेडिकलाइज मूवमेंट का नाम लिया, ये सब अमेरिका ने पैदा किए हैं कोल्ड वॉर खत्म करने के लिए। इससे भारत के मुसलमानों को छोड़ना आप बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा, आपने नाम गिनाए सारे मुसलमान कट्टरपंथियों के। मैं 100% आपसे, देखिए आप बोलने नहीं दे रही है। यासीन मलिक को अमेरिका ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड संजू जी जवाब ले नाम आपने लिए हैं, जितने भी रेडिकल एलिमेंट मुसलमानों के नाम आपने लिए, उनको फांसी चढ़ा दीजिए। सिंह आनंद के साथ में, ब्रिजमोहन के साथ में, यही कपिल मिश्रा के साथ में, गिरिराज किशोर के साथ में, मैं ये सबको फांसी में आपके साथ में हूँ। कौन कौन से रेडिकल एलिमेंट? एक सेकंड अतीकुर रहमान साहब देखिए, और बाकी पहले से भी मैं साफ कर देता हूं लगातार कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो मिसाल हम लोगों ने आज जागीरपुरी में देखी भी, कृपया हिंदू मुसलमान करके उसको भड़काए ना। और शाहिद अली सवाल मेरा आपसे, जो मैं निजी तौर पर मानता हूं कि जिसका मुसलमान वही है जिसका ईमान मुसलमान है, लेकिन मुझे बताइए कि जो दंगे भड़का रहा है उसको हम कैसे मान लें कि वो मुसलमान है? उसे क्यों ना कहीं सिर्फ कट्टरपंथी आदमी है या किसी भी धर्म का आदमी। और दूसरे मुझे बताइए कि जो आदमी मुसलमान ईमान वाला है, चाहे वो किसी भी धर्म का ताल्लुकात रखता हो, वो एक फिल्म को देख करके कैसे भड़क जाएगा? ये क्यों ना कहा जाए कि शरद पवार ने बयान दिया तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधने के लिए। जस्टिस एपी शाह ने आज मिस्टर थापर को इंटरव्यू में पता क्या कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चल रही है जबरदस्त तरीके से, और इस चैनल के माध्यम से मैं वही देख रहा हूं कि यहाँ पर अभी प्रोफेसर कमल कुमार साहब, सोनू वर्मा जी साफ साफ धमकियां दे रहे हैं, इतने भड़काऊ बातें कर रहे हैं। नहीं सर, उसके बावजूद भी नहीं हम शाहिद लोग अली बड़े साहब किसी धर्म के खिलाफ ना कैंपेन की कोशिश करें ना होने दी जाएगी। इस तरह यही तो भड़काना होता है। और नहीं सर, किसी भी भड़काऊ बयान का ना हम समर्थन करते हैं, ना हमारी कोशिश है, और ना ही किसी धर्म के खिलाफ किसी भी नेगेटिव कैंपेन को कोई जगह दी जा रही है। ये जो हिंदू मुस्लिम पड़ोसों के शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक, तो फिर क्या होगा? नहीं मुझे बताइए शाकिल, एक सेकंड बस मुझे आप 10 सेकंड का वक्त दीजिए, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। शाकिल मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मुझे बताइए कि मैंने सवाल पूछा शरद पवार के बयान को लेकर के, जो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को देख करके लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसमें कहां हिंदू मुसलमान है? मैंने सवाल पूछा, जवाब दिया। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को लेकर के जो डिवाइड कर रही है, अभी भी जवाब दे रहा हूं आनंद जी, मैंने इसका पहले भी जवाब दिया। ब्रिजमोहन जी आपके पास में, आपके पास भी आपका जवाब दे, आप ही हैं शाकिल अली। शाहिद अली साहब बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने इसका पहले भी जवाब दिया कि जिस तरह से लोगों को भड़काया जाता है, कभी ये कश्मीर फाइल्स को एक मिसाल बना करके, कि देखिए मुसलमानों ने कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को क्या हाल किया। इन मुसलमानों को अगर तुमने अभी नहीं खत्म किया तो ये यहाँ भी हर जगह कश्मीर फाइल, ये माहौल कोई नहीं बना रहा सर। मैंने पहले भी कहा कि मैं हजारों लोगों से मिला हूं जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है। भड़काना होता है सर। मैं हजारों लोगों से मिला हूं शायद जिन लोगों ने फिल्म देखी है। मुझे किसी एक इंसान ने ऐसा नहीं कहा कि 90 के दशक में अगर वहां पर कुछ हुआ है बाकी देश के मुसलमान ऐसे हैं। ये गलत बात है सर। शाहिद अली आप झूठ कह रहे हैं सर। ऐसा परसेप्शन कोई आम आदमी नहीं बना रहा, कोई पॉलिटिशियन बना रहा हो तो बना रहा हो। किसी आम आदमी के जहन में ये बात बिल्कुल नहीं है, ना ही एजेंडा सेट करने की कोशिश है। 90 के दशक में जो हुआ उसका जिम्मेदार पूरे देश का मुसलमान है। सौहार्द की मिसाल जहांगीरपुर में दी गई है सर, खराब मत कीजिए। ये कहा मुसलमानों के खिलाफ, मेरे पास अगर वक्त होता सर मैं इस मामले में और उदाहरण आपको देता। वक्त की बाध्यता के चलते चर्चा को मुझे विराम भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। लेकिन कोशिश फिर हमारी वही है कि सवाल हिंदू या मुसलमान को लेकर नहीं था, सवाल था उन राजनेताओं के ऊपर जो कि धर्म की आड़ लेकर के पॉलिटिकल एजेंडा साधते हैं। सवाल था शरद पवार के उस बयान को लेकर के कि 90 के दशक में जो नरसंहार हुआ उसकी सच्चाई दिखाने वाली फिल्म से कैसे कोई भड़क सकता है। यह बयान सुनने के बाद भले ही भड़के, लेकिन फिल्म देखने के बाद बिल्कुल नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है, जहां लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल सुबह 11:30 बजे मुंबई में बैठक होने वाली है, जिसमें कि बीजेपी और राज ठाकरे को भी न्योता भेजा गया है। AIMIM को भी न्योता भेजा गया, यानी सर्वदलीय बैठक है लाउडस्पीकर विवाद को लेकर के। लाउडस्पीकर को लेकर के जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे सरकार को टैकल करना है। एक तरफ राज ठाकरे 3 तारीख का अल्टीमेटम दे चुके हैं कि तमाम लाउडस्पीकर को उतारना होगा। वो अपने अलग अलग कैंपेन का उदाहरण दे चुके हैं।
लाउडस्पीकर विवाद में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई जगह पर लोगों को भड़काते हुए लोग भी देखे गए, लेकिन लोगों के बीच का सौहार्द खराब ना हो, मसलन शायद यही कोशिश रहेगी इस सर्वदलीय बैठक की, जहां लाउडस्पीकर विवाद को लेकर के महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कल सुबह 11:30 बजे मुंबई में बैठक होने वाली। इसमें जो अहम हिस्सा रहने वाले हैं, जिन दलों को न्योता दिया गया, एक बार फिर नाम दोहराते हैं, बीजेपी को उसमें न्योता दिया गया है, राज ठाकरे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को न्योता दिया गया है, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इसमें न्योता दिया गया है। सब लोग बैठ करके लाउडस्पीकर विवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं।